नमस्कार। भारत के संविधान में प्रावधानित राष्ट्रीय आपात के संबंध में बनाए जा रहे इस वीडियो लेक्चर के दूसरे भाग में आज हम राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई आपात की उद्घोषणा से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से प्रावधान किया गया है। वे अनुच्छेद हैं आर्टिकल 353, 354, 358, 359, 250, 251 and proviso to Article 83, Clause 2। ये कुल वे अनुच्छेद हैं जिनमें कि आर्टिकल 351, आर्टिकल 352, क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई आपात की उद्घोषणा से पड़ने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से प्रावधान किया गया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत कौन कौन से प्रभाव दर्शाए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के। तो इन अनुच्छेदों के विवरण के पश्चात हम राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई आपात की उद्घोषणा के संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन की भी चर्चा करेंगे। अर्थात क्या राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा संवैधानिक है या नहीं। तो सबसे पहले हम भारत के संविधान के उन अनुच्छेदों आर्टिकल्स का एक डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखेंगे जिनमें कि 352 क्लॉज 1 के तहत प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी के इम्पैक्ट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 353 का हम डिस्कशन करेंगे, जिसके अनुसार जैसे आपातकाल की उद्घोषणा कर दी जाती है उसके तुरंत उपरांत केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार राज्य की कार्यपालिकी शक्तियों को निर्देश देने तक हो जाता है तथा केंद्र की विधायिका अर्थात संसद की शक्ति का विस्तार राज्यों के विषयों पर कानून बनाने तक विस्तारित हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में केंद्र की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए दिशा निर्देश देने तक विस्तारित हो जाती है। अर्थात कि किस प्रकार से राज्य की कार्यपालिका को अपने कार्यों का निष्पादन करना है उसका निर्देश देने की शक्ति केंद्र की कार्यपालिका को हो जाती है। केंद्र की विधायिका अर्थात पार्लियामेंट संसद राज्य के विषयों पर विधि बनाने या किसी व्यक्ति को विधि बनाने के लिए अधिकृत करने तक विस्तारित हो जाती है। और इसके उपरांत यदि देखें, यदि आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत के लिए हुई है तब तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के लिए काम कर सकते हैं, ये विस्तारित रहेंगी केंद्र की कार्यपालिकी और विधायिकी शक्तियाँ। किंतु यदि भारत के किसी एक पर्टिकुलर भूभाग या उसके किसी एक राज्य तक ही आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, ऐसा होते हुए भी यदि वे भूभाग भारत के जहाँ की
नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में नहीं है, यदि पीसफुल एरिया पर इमरजेंसी ऑपरेशन वाले एरिया का प्रभाव पड़ने की संभावना है, तब वैसे पीसफुल एरियाज़, भारत के पीसफुल एरिया के लिए भी कार्यपालिका केंद्र की कार्यपालिका निर्देश जारी कर सकती है और केंद्र की विधायिका अर्थात संसद विधि बनाने के लिए शक्ति धारण करती है। अर्थात कि प्रत्येक स्थिति में केंद्र की कार्यपालिकी और विधायकी शक्ति का विस्तार राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्तियों तक हो जाता है। अब इसके आगे आर्टिकल 354 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि अनुच्छेद 268 से 279 268 to 279 तक में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू से संबंधित प्रावधानों के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश दिया जा सकता है कि किस प्रकार से राजस्वों का वितरण किया जाएगा, अर्थात केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो व्यवस्था बनाई गई है राजस्वों के वितरण के संबंध में, अब वे प्रावधान किस प्रकार से प्रवर्तन में रखे जाएंगे, किस प्रकार से वितरण होगा, राजस्वों का वितरण होगा। लेकिन ऐसा जो भी अपने आदेश में राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश दिए जाएंगे, वे केवल उसी वित्तीय वर्ष तक के लिए प्रभावी होंगे जिस वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, उसके उपरांत ये प्रभावी नहीं होंगे। अब इसका 354 का क्लॉज 2 कहता है कि इस प्रकार से जो भी आदेश जारी किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उन्हें संसद के सदनों के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। अर्थात यह जो विषय है केवल और केवल कार्यपालिका तक ही सीमित नहीं रहेगा, संसद यानी जो केंद्रीय विधायिका है, लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट, उसके समक्ष भी इसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अर्थात केंद्रीय विधायिका के सदस्यों के समक्ष भी इस बात को प्रस्तुत करना पड़ेगा कि राजस्वों के वितरण के संबंध में कौन से निर्देश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए हैं। अब इसी क्रम में यदि हम देखें, जिसमें कि राष्ट्रीय आपात का प्रभाव केंद्र एवं राज्य के संबंधों पर पड़ रहा है, तो उसी क्रम में हमें आर्टिकल 250 भी मिलता है, जहां पर कि आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन स्टेट्स का प्रावधान दिया गया है। तो उसमें आर्टिकल 250 के तहत संसद को राज्य के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रीय आपात के प्रवर्तन काल में प्राप्त हो जाती है। ये आर्टिकल 250 के क्लॉज 1 में दिया गया है कि जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के तहत जारी की गई राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती है, तो संसद को राज्य के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जो कि शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 में वर्णित विषय हैं, जिसे आप स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं, राज्य सूची के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जबकि सामान्य काल में अन्यथा, यानी जबकि राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में नहीं है, सामान्य काल में केंद्र राज्य के विषयों पर कानून नहीं बना सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जब तक प्रवर्तन में है, तब तक आर्टिकल 250 के तहत केंद्र को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है पार्लियामेंट कि वह राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है। लेकिन अब यह जो कानून है, इसका प्रवर्तन केवल तभी तक होगा जब तक कि आपका नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है, प्रवर्तन में है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी अपना प्रवर्तन समाप्त हो जाता है इसका, वैसे ही समाप्त होने के 6 महीने की अवधि तक ही यह जीवित रह सकता है। इस प्रकार का बनाया गया कानून राज्य के विषयों पर संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है, 6 महीने के उपरांत यह
प्रवर्तन में नहीं। अब एक इसका देखा जाए प्रभाव दूसरा, कि जब एक ही विषय पर, राज्य के विषय पर राज्य ने पहले से कानून बना रखा है और इमरजेंसी के दौरान केंद्र ने कानून उसी विषय पर बना दिया, यदि इन दोनों विधियों, पूर्व में बनाई गई राज्य की विधि और वर्तमान में बनाई गई केंद्र की विधि में कोई टकराव, इनकंसिस्टेंसी की स्थिति रहती है, तब कौन सा कानून प्रवर्तन में होगा। इसके बारे में देखा जाए तो आर्टिकल 251 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है कि ऐसी स्थिति जब भी निर्मित होती है तब केंद्र के द्वारा बनाई गई कानून ही प्रवर्तित होगी, राज्य के द्वारा बनाई गई कानून प्रवर्तन में नहीं होगी। लेकिन केवल तभी तक केंद्र का कानून राज्य के कानून पर प्रिवेल करेगा, सुपरसीड करेगा, जब तक कि इसका इफेक्ट है, यानी नेशनल इमरजेंसी जब तक है तब तक, या फिर नेशनल इमरजेंसी समाप्त होने के बाद 6 महीने तक ही केवल सेंटर का कानून राज्य के कानून के ऊपर प्रभावी रहे। अब एक अलग इसमें पहलू हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि जब राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में है तब उसका प्रभाव स्वयं संसद की लोकसभा के टर्म के बारे में क्या हो सकता है, उसकी अवधि के बारे में क्या हो सकता है। तो इसे आप देखें, राज्यसभा is a permanent body, it is never dissolved, but Lok Sabha is a periodic body, 5-year term has been assigned to it। जब नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के तहत जारी की गई है और यह प्रवर्तन में है, तब संसद को यह शक्ति आर्टिकल 83 के क्लॉज 2 के प्रोवाइजो में दी गई है कि वह विधि बना करके संसद के लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष की अवधि तक के लिए, उससे अधिक के लिए नहीं, अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। किंतु जैसे ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा समाप्त हो जाती है तो उस समाप्ति से अधिकतम 6 माह तक सामान्य 5 वर्ष की अवधि के ऊपर जो उसका पीरियड है, लाइफ ऑफ द लोकसभा 5 ईयर, उससे 1 साल बढ़ा सकते हैं संसद कानून बना करके लोकसभा की अवधि को। किंतु यदि इस 1 वर्ष के भीतर ही कभी भी लोकसभा ने प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा को वापस करवा लिया है या करवा लिया है, तो ऐसी दशा में या फिर राष्ट्रपति ने जो है कैबिनेट के कहने पर उसको वापस कर लिया है, तब ऐसी दशा में केवल 6 महीने तक ही लोकसभा की बढ़ाई गई अवधि इन्फोर्समेंट में रहेगी, उसके उपरांत वह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप लोकसभा की नॉर्मल लाइफ फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 1 ईयर एक्सटेंड नहीं हो जाती है। इसके लिए संसद को विधि बनाना पड़ता है। इसके बारे में हम अभी इसी वीडियो लेक्चर में आगे बताएंगे कि किस प्रकार से 1976 में 2 बार बढ़ाया गया था संसद के द्वारा विधि बना करके लोकसभा की अवधि को। और उसी बीच आप देखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd ही नहीं 40th, 41, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्चुअली पारित किए गए थे, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड भी डिक्लेयर करा हुआ है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आपात का नागरिकों के ऊपर, जनता के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा किया जाएगा, जिसके बारे में आर्टिकल 358 और 359 में स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात को इस आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया गया है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत के संपूर्ण भूभाग या उसके किसी एक भूभाग की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, तब राज्य को
इस प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं होगा कि यदि वह कोई कानून बनाती है उस आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में, जिससे कि आर्टिकल 19 में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन होता है। या इसे दूसरे शब्दों में देखें जो कि प्रावधानित किया गया है कि आर्टिकल 19 का कोई भी प्रावधान राज्य को कोई भी ऐसी कार्यपालिकी कार्य करने के लिए या कोई भी ऐसा विधि बनाने से निवारित नहीं करेगा जो कि यदि इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में नहीं होता तो वह न बना सकता। अर्थात ऐसा कोई कानून जो बनाया जा रहा है या कार्यपालिका के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जिससे कि आर्टिकल 19 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल टाइम पर बनाते तो ये है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के इफ़ेक्ट से अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी और कंट्रावेंशन, उस सीमा तक जहाँ तक की गई कार्यपालिकी कार्य या बनाई गई कानून आर्टिकल 19 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करते तो वे असंवैधानिक होते। ऐसी असंवैधानिकता आपातकाल की स्थिति में अटैच नहीं रहेगी। लेकिन मुद्दा यूँ है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो तभी कार्यपालिका और विधायिका को शक्ति प्राप्त होती है कोई भी कानून बनाने का जिन पर कि आर्टिकल 19 का कोई निर्बंधन नहीं रहेगा। समझ इस तो क्लियर सी बात है कि यदि उससे किसी व्यक्ति के वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता इत्यादि पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे कार्यपालिका के द्वारा की गई कार्यों या विधायिका के द्वारा बनाई गई विधियों को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि कार्यपालिका के द्वारा किए गए उन कार्यों से आर्टिकल 19 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, अतः इन्हें असंवैधानिक घोषित किया जाए, ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा भारत के संपूर्ण भूभाग के लिए आपातकाल की घोषणा की जाती है तो कार्यपालिका संपूर्ण भूभाग के लिए कार्य कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं, विधायिका राज्य संपूर्ण भूभाग के लिए कानून बना सकते हैं। यदि किसी एक भूभाग के लिए उसके कुछ पोर्शन के लिए राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के तहत नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया गया है, किंतु दूसरे भूभाग के लिए ऐसा नहीं है, तो दूसरे भूभागों के लिए जहाँ की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में नहीं है, यदि वहाँ पर जिस पार्ट में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तब एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द लेजिस्लेचर को यह पावर है कि वह इमरजेंसी जिस एरिया में प्रोक्लेमेशन में नहीं है उसके लिए भी निर्देश जारी कर सकें, उसके लिए भी कानून बना सकें, वहाँ भी अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकें। लेकिन कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा कोई भी किया गया कार्य तब तक इम्यून नहीं होगा, अर्थात फ्री फ्रॉम एनी क्लॉग ऑफ आर्टिकल 19 नहीं होगा जब तक कि उस पर यह रिसाइटल यह न लिख दिया गया हो, रिसाइट न कर दिया गया हो कि जारी की गई ऐसी प्रशासकीय आदेश, कार्यपालिकी आदेश या विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी किया गया है राष्ट्रीय आपात, और उसी के तहत यह कानून बनाया गया। आर्टिकल 359 का हम डिस्कशन यहाँ करेंगे। आर्टिकल 359 दरअसल इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करता है, रोकता है, जिसमें कि राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान की गई है कि जब आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के तहत नेशनल इमरजेंसी की घोषणा उन्होंने कर दिया है, उसके बाद वे दूसरे
अपने आदेशों के द्वारा, उद्घोषणाओं के द्वारा भारत के संविधान के भाग 3 में दिए गए गारंटी किए गए किन्हीं भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन न्यायालय में प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं, या पूर्व में जो प्रकरण चल रहे हैं मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उनको उनके प्रोसीडिंग्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के ज़रिए आर्टिकल 20 और 21 को इस सस्पेंशन से बाहर कर दिया गया है, अर्थात राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी ऐसी कोई आदेश नहीं जारी कर सकते जिसके द्वारा कि आर्टिकल 20-21 में दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सके। अब आर्टिकल 358 की तरह ही इसका भी प्रभाव कुछ ऐसे है कि भारत के उन भूभागों के लिए भी राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार के आदेश जारी किए जा सकते हैं जिसमें कि वहाँ के नागरिकों या व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का न्यायपालिका के द्वारा प्रवर्तन को सस्पेंड किया जा सकता है उस भूभाग के रहने वाले लोगों के लिए भी जहाँ पर कि नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में नहीं है, यदि उस भूभाग पर भारत के दूसरे भूभाग जहाँ की नेशनल इमरजेंसी प्रभाव में है उसका प्रभाव पड़ता है तब। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की यह शक्ति है कि वे उस भूभाग के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी कार्यपालिकी कार्य या राज्य के द्वारा बनाया गया कानून तभी वैलिड होगा जो कि आर्टिकल 20 और 21 के अलावा भाग 3 में दिए गए अन्य मौलिक अधिकारों के न्यायपालिका के द्वारा प्रवर्तन को अवरोधित करते हैं, सस्पेंड करते हैं, या पहले चल रहे किसी प्रोसीडिंग को जुडिशल प्रोसीडिंग को विच इज़ कंसर्निंग टू द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 पेंडिंग है, तो उसके प्रोसीडिंग को सस्पेंड करने के लिए कोई भी ऐसा जारी किया गया कार्यपालिकी आदेश या बनाई गई विधि तभी वैध होगी जबकि उस पर इस प्रकार का रिसाइटल हो, एक चिन्हांकन हो, लिखित कर दिया गया हो कि यह कानून आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के तहत प्रोक्लेम्ड नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही बनाई गई है। प्रभाव क्या है इसका, पीरियड क्या है, जब तक नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में है, इन्फोर्समेंट में है नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, तब तक इस प्रकार के ट्रांजिशनल लॉज जो कि सस्पेंड कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के प्रवर्तन में रहेंगे। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी को ऑपरेशन समाप्त हो जाता है, प्रवर्तन समाप्त हो जाता है, वैसे ही तत्काल प्रभाव से आर्टिकल 358 और 359 के अंतर्गत सस्पेंड किए गए फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन भी सीज कर जाता है, अर्थात उसके तुरंत बाद ये प्रवर्तन में आ जाते हैं। एक बेसिक डिफरेंस है आर्टिकल 358 और 359 के तहत। 359 के तहत 359 के क्लॉज 1 के अंतर्गत जो भी आदेश कार्यपालिका के द्वारा या विधायिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि ऐसा कोई क्वालिफिकेशन आर्टिकल 358 के अंतर्गत जारी की गई कार्यपालिकी आदेश या बनाई गई विधि के बारे में नहीं दिया गया है। अब इसके उपरांत हम जुडिशल इंटरप्रिटेशन देख नेशनल इमरजेंसी का जुडिशल इंटरप्रिटेशन शुरू करें। उस जुडिशल इंटरप्रिटेशन के पूर्व थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि हम एक फैक्चुअल डेटा आप लोगों के समक्ष रख दें कि भारत में अब तक कुल 3 बार नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया गया है। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रपति के द्वारा उस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, जबकि भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था और यह आपातकाल एक्सटर्नल अग्रेशन बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया था।
और इसके जब तक यह प्रवर्तन में था तब तक जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध शुरू हो गया। तो अंत में जाकर के 10 जनवरी 1968 को इस राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को समाप्त किया गया। और इसी दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 का भी निर्माण संसद के द्वारा किया गया टू टैकल द सिचुएशन which was worsened due to the external aggression caused by the China into India। तो जो भी उसके इम्पैक्ट्स थे उनको दूर करने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था। इन एक्ट्स का हम अभी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से श्री मोहन चौधरी वर्सेस द चीफ कमिश्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ त्रिपुरा, उसके बाद गुलाम सरवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केसेस में किस प्रकार से यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को लेकर के डिस्कशन किया गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 3 दिसंबर 1971 को एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर ही, जबकि आपका जो ईस्ट पाकिस्तान द प्रेजेंट बांग्लादेश इसका केस था, तो इसको लेकर के एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर 3 दिसंबर 1971 को नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया था। जब तक यह प्रवर्तन में था उसी बीच 25 जून 1975 को एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द ग्राउंड ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस। और ये दोनों नेशनल इमरजेंसीज लगातार प्रवर्तन में रहे और जाकर के मार्च 1977 में इनको वापस लिया गया। और आप देखेंगे जो आउटकम है इसका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया गया था, जो इसी बीच आपका मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 को भी पारित किया गया था। तो ये आउटकम था एक लॉ का, अगेन एज हैड बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट टू टैकल द इमरजेंसी सिचुएशन थ्रू द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962। लाइकवाइज this MISA was passed again by the parliament to tackle the newly emerged emergency situations। तो इसका हम तो जुडिशल इंटरप्रिटेशन शुरू करते हैं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अबाउट द endangered security of India or its part due to the war, external aggression or the armed rebellion which has been advised to him in writing by the Union Cabinet। तो यह सेटिस्फैक्शन संतुष्टि क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसके साथ ही साथ क्या आर्टिकल 358 और 359 के तहत जो सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हुए हैं उनका भी रिवाइवल हो सकता है, या फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ स्टैट्यूटरी राइट्स का भी इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है। इसके बारे में हम केस लॉ के ज़रिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन 1962 में जो नेशनल इमरजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोक्लेम की गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसमें प्रेसिडेंट ने डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस जारी किया हुआ था, जिसे 1962 में ही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। इसमें प्रेसिडेंट ने 11 नवंबर 1962 को जारी किया अपना एक ऑर्डर, जिसमें कि भारत के समस्त नागरिकों या यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को भाग 3 के आर्टिकल 14, 21, 22 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी सस्पेंड कर दिया था। और इसी बीच फिर केसेस आने शुरू हो गए, जैसे कि पहला केस आपका आता है श्री मोहन चौधरी
वर्सेस द चीफ कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ त्रिपुरा। साइटेशन 1964 वॉल्यूम 3 सुप्रीम केस सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर SCR पेज नंबर 442-451। इसमें सुप्रीम कोर्ट को डील करना था इम्पैक्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डेटेड November 3, 1962 upon Article 359 Clause 1. Point was taken up by the Supreme Court that whether this order is putting limitation upon the citizen or the people not to approach to the court for enforcement of their fundamental rights, or simultaneously this order is also putting a clog upon the courts not to entertain the cases as well as not to come with any direction or the order which is going to enforce the fundamental rights of the people, particularly under those fundamental rights which have been suspended by the presidential order। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि आर्टिकल 359 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया आदेश व्यक्तियों के विरुद्ध है। इट इज़ अगेंस्ट द पीपल नॉट अगेंस्ट द कोर्ट, न कि न्यायपालिका के विरुद्ध। न्यायपालिका रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जारी कर सकती है यदि वह फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी दूसरे केस में होता है। तो जैसा कि आप देखेंगे CRPC में भी सेक्शन 197 में दिया गया है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जो आपके जारी करने की शक्ति है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास में। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस तो नहीं लिखा है उसमें, लेकिन बट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉर्पस शो ऑफ इलीगली डिटेन्ड पर्सन बिफोर द कोर्ट, ये प्रावधान वहाँ दिया है। द इम्पैक्ट इज मोर और लेस द सेम। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी यहाँ पर रिट इशू कर सकते हैं। देयर इज नो सच लिमिटेशन और द रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट से। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर श्री मोहन चौधरी के केस में आर्टिकल 358 और 359 के स्कोप के बारे में डिस्कस किया कि आर्टिकल 358 का इम्पैक्ट यह है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के आधार पर जारी कर दी जाती है तो आर्टिकल 19 का रिस्ट्रिक्शन स्टेट के ऊपर नहीं रह जाता है, अर्थात उस इमरजेंसी पीरियड के दौरान ही आर्टिकल 19 का ऑपरेशन इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन आर्टिकल 359 क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वे आर्टिकल 2021 के उस समय तो नहीं था ऐसा, वो तो सभी को लेकर था, जो कि 1964 का 1978 में आकर के आर्टिकल 20 और 21 का यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है, अदरवाइज वो भी सस्पेंड रहते थे पहले। तो यदि हम उस समय के ही जजमेंट को रीड करें तो ये था कि आर्टिकल 350